Hello students, in this video we'll discuss chapter number 6 Antarctica. Students first will discuss gadget section where information about Antarctica is given. Yes, so total area of Antarctica is 14 million square kilometer. Antarctica का total area है 14 million square kilometer. Highest point देखो ये mean sea level होता है. मीन सी लेवल से ऊपर है अंटार्कटिका का हाईएस्ट पॉइंट कितना ऊपर है 5140 मीटर ऊपर है जिसका नाम है विंसन मैसिव और लोएस्ट पॉइंट है 2555 मीटर बिलो मीन सी लेवल दैट इज बेंटले ट्रेंच हाईएस्ट पॉइंट विंसन मैसिव लोएस्ट पॉइंट बेंटले ट्रेंच लोएस्ट टेम्परेचर कितना रिकॉर्ड किया गया है तो रिकॉर्ड किया गया है अंटार्कटिका का लोएस्ट टेम्परेचर रशियन वॉस्टॉक स्टेशन पे वो है -88 डिग्री सेंटीग्रेड और इनहेबिटेंट कौन है बच्चा अंटार्कटिका के तो वो हैं साइंटिस्ट जो बहुत सारी कंट्रीज से आके कहाँ रह रहे हैं अंटार्कटिका में फॉर द पर्पज ऑफ रिसर्च। चलो अगर हम अंटार्कटिका की बात करें तो टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स में से 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है अंटार्कटिका। सो आउट ऑफ टोटल 7 कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका is the 5th largest continent, lies in the southern hemisphere. It is centered roughly around South Pole. South Pole के आसपास मिलेगा आपको अंटार्कटिका। जो एंटायर कॉन्टिनेंट है बचा वो कवर है किससे आइस शीट से। इतनी ज़्यादा बर्फ जमी हुई है कि पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट में आपको आइस शीट मिलेंगी। ठीक है, ड्यू टू दिस थिक आइस कवर क्योंकि अंटार्कटिका के ऊपर इतना थिक आइस कवर है कि वो पूरा वाइट दिखाई पड़ता है, सफ़ेद दिखाई पड़ता है, इसलिए हम अंटार्कटिका को बोलते हैं वाइट कॉन्टिनेंट। ड्यू टू दिस थिक आइस कवर अंटार्कटिका इज ऑल्सो नोन एज द वाइट कॉन्टिनेंट। अंटार्कटिका इज रफली सर्कुलर इन शेप। अंटार्कटिका रफली सर्कुलर शेप का ही है। ये रहा साउथ पोल और उसके आसपास मिलेगा आपको अंटार्कटिका जिसका शेप रफली कैसा है, सर्कुलर। The continent is surrounded by continuous water body formed by southern part of the Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean। तो भाई देखो ये रहा साउथ पोल के पास आपको मिलेगा अंटार्कटिका और अंटार्कटिका के बाहर मिलेगा आपको सदर्न ओशन और अटलांटिक ओशन। ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि ये सदर्न पार्ट है पैसिफिक ओशन का, अटलांटिक ओशन का और इंडियन ओशन का। This water body is also called Antarctic Ocean and Southern Ocean। ठीक है, अभी समझ में आया कि अगर हम अंटार्कटिक ओशन की बात करें या सदर्न ओशन की बात करें तो ये किसी का ही साउथवर्ड एक्सटेंशन है, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन। Much of these water body remains frozen almost or throughout the year। Almost throughout the year, पूरा साल भर जो पानी है बर्फ बना हुआ रहता है। Much of this water body remains frozen almost throughout the year। क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड है बच्चा पानी पानी रह ही नहीं पाता, बर्फ बन जाता है। At the edges of Antarctica, अंटार्कटिका के एजेस पे मतलब कॉर्नर्स पे लाइनोरमाउस आइस शेल्फ, बहुत बड़े बड़े आइस शेल्फ्स हैं। ये देखो दिख रहे हैं, ये आइस शेल्फ्स हैं। These are fed by mountain glacier और इनको फेड कौन कराता है बच्चा, माउंटेन ग्लेशियर्स कराते हैं विच मूव डाउन फ्रॉम सेंट्रल पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट के सेंट्रल पार्ट से ही मूव करते हुए जाते हैं और इनसे बेटा आइस के बड़े बड़े पीसेस ब्रेक ऑफ हो जाते हैं और क्या बन जाते हैं, आइसबर्ग्स। तो क्या आइसबर्ग्स को क्या बोल सकते हैं हम लोग, फ्लोटिंग आइस शीट्स है ना, जो पानी के ऊपर फ्लोट कर रही हैं वो क्या है, आइसबर्ग। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट आइस शेल्फ है जिसका नाम है रॉस आइस शेल्फ। क्या नाम है, रॉस आइस शेल्फ। ये अकेला ऐसा पैसेज है बच्चा, द रॉस आइस शेल्फ ऑन पैसिफिक ओशन कोस्ट। पैसिफिक ओशन के कोस्ट पे मिलेगा आपको रॉस आइस शेल्फ। ये अकेला ऐसा शेल्फ है जो प्रोवाइड कराता है पैसेज फॉर शिप्स टू रीच द कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग समर। समर में अगर आपको इस कॉन्टिनेंट में पहुंचना है तो आप किसके थ्रू ही पहुंच सकते हैं, रॉस आइस शेल्फ। और रॉस आइस शेल्फ कहाँ पर है बेटा, पैसिफिक ओशन के कोस्ट पर मिलेगा। अब यहाँ पर ग्लेशियर की अगर हम बात करें तो ग्लेशियर क्या है बेटा, माउंटेन्स ऑफ आइस है ना, माउंटेन ग्लेशियर्स जिनके ऊपर बर्फ ही बर्फ जमी है।
अब हम बात करेंगे डिस्कवरी एंड एक्सप्लोरेशन की। तो अंटार्कटिका वाज द लास्ट कॉन्टिनेंट टू बी डिस्कवर्ड। सबसे लास्ट में जो कॉन्टिनेंट डिस्कवर किया गया वो कौन सा था? अंटार्कटिका। 1774 में जेम्स कुक सजेस्टेड द पॉसिबिलिटी ऑफ बिग लैंड मास अराउंड द साउथ पोल। 1774 में जेम्स कुक ने बोला था कि भाई ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि साउथ पोल के आसपास हमें बहुत बड़ा लैंड मास मिले। इन द अर्ली 19th सेंचुरी की शुरुआत में ही नंबर ऑफ कंट्रीज, बहुत सारी कंट्रीज ने अपने एक्सपीडिशन सेंड किए टुवर्ड्स साउथ पोल। और जब साउथ पोल पे हर कंट्री अपने एक्सपीडिशन भेजने लगी तो मेनलैंड ऑफ द कॉन्टिनेंट डिस्कवर इन 1822। और 1822 में फिर डिस्कवरी हो ही गई, फाइनली पता चली गया कि भाई अंटार्कटिका है। Between 1820 and 1900, expedition from USA, France, UK explored the ocean and coast of Antarctica। 1820 से 1900 80 ईयर जो स्टडीज चली उसमें यूएसए था, फ्रांस था, यूके था, इन सब ने अंटार्कटिका के कोस्ट को ढूंढ ही लिया। The tempo to explore the interior of continent started when the Norwegian explorer Roald Amundsen planted his national flag to the South Pole in 1911। अब सबको लगने लगा कि भाई हमको भी इंटीरियर कॉन्टिनेंट में जाना है, और इसकी प्रेरणा उन्हें किससे मिल रही थी? नॉर्वे कंट्री के नॉर्वेगियन एक्सप्लोरर। नॉर्वे कंट्री के एक्सप्लोरर को क्या बोलते हैं बेटा? नॉर्वेगियन एक्सप्लोरर। द नॉर्वेगियन एक्सप्लोरर रोआल्ड एम्undsen जब साउथ पोल पे पहुंचे 1911 में, उन्होंने अपने नेशनल फ्लैग को वहां पर लगा दिया। हर कंट्री में कंपटीशन लग गया, हम भी जाएंगे, हम भी ढूंढेंगे, हम भी अंटार्कटिका को देखेंगे। एक ब्रिटिश नेवल ऑफिसर थे रॉबर्ट टैफ स्कॉट, ब्रिटिश नेवल ऑफिसर जिनका नाम था रॉबर्ट एफ स्कॉट। बेटा ये जो पिक्चर दिख रहा है आपको, ये किसका ही पिक्चर है? रॉस आइस सेल्फ का ही पिक्चर है, जिसको डिस्कवर किया था सर जेसी रॉस ने। ये लार्जेस्ट आइस सेल्फ है अंटार्कटिका का। तो ये योर टीचर विलास और पूछ सकती है 1 मार्क क्वेश्चन में कि भाई राइट डाउन द नेम ऑफ द बिगेस्ट, और नहीं सॉरी, लार्जेस्ट आइस सेल्फ ऑफ अंटार्कटिका। तो व्हाट विल यू राइट? रॉस आइस सेल्फ। और डिस्कवर किसने किया था रॉस आइस सेल्फ को? जेसी रॉस ने। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर थे, फिर बीच में मैंने आपको रॉस आइस सेल्फ दिखा दिया। हम ये बात कर रहे थे कि एक ब्रिटिश नेवल ऑफिसर थे रॉबर्ट एफ स्कॉट, जिन्होंने भी क्या किया? साउथ पोल तक पहुंचे। ठीक है। एडमिरल बर्ड ऑफ यूएसए वॉज द फर्स्ट टू फ्लाई ओवर द साउथ पोल। साउथ पोल के ऊपर से उड़ने वाले पहले व्यक्ति थे एडमिरल बर्ड। कब उड़े ये? 1928 और 1929 में। जो मॉडर्न एज है अंटार्कटिका एक्सप्लोरेशन की, वो स्टार्ट होती है इंटरनेशनल जियोफिजिकल ईयर 1957-58 में। ठीक है। अभी तो एडमिरल बेड चले गए, बैठ गए, उन्होंने फ्लाई कर लिया साउथ पोल के ऊपर से, किसी ने अपना फ्लैग निकाल लगा दिया वहाँ पर जो मॉडर्न एज थी एक्सप्लोरेशन की वो स्टार्ट होती है इंटरनेशनल जियोफिजिकल ईयर 1957-58 में। ठीक है। दिसंबर 1959 में जो अंटार्कटिक को साइन हुई 1959 में, दिसंबर 1959 में अंटार्कटिक ट्रीटी साइन हुई। नॉट अंटार्कटिका ट्रीटी, हाँ, अंटार्कटिक ट्रीटी साइन हुई। इसको साइन करने वाले 12 नेशन थे। बाद में 6 मोर नेशंस ने इनको ज्वाइन किया। इंडिया भी इसका एक पार्ट है। बहुत सारे साइंटिस्ट थे रिसर्च स्टेशन में जो सब्सिक्वेंटली मेनी साइंटिफिक रिसर्च स्टेशन वर सब्सिक्वेंटली एस्टेब्लिश। बहुत सारे साइंटिस्ट थे जो अंटार्कटिका जाके वहाँ कुछ रिसर्च करना चाहते थे, तो बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्च स्टेशन एस्टेब्लिश होने लगे अंटार्कटिका में। और जो अंटार्कटिका की अंटार्कटिक ट्रीटी थी, उस अंटार्कटिक ट्रीटी में कुछ चीज़ें लिखी गई थी जिनको सारी कंट्रीज़ को फॉलो करना था। पहला, द नेशन शुड पूल देयर रिसोर्सेज एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट अंटार्कटिका। नेशंस जो हैं वो अपने रिसोर्सेज को भी पूल करेंगे और इन्फॉर्मेशन को भी अबाउट अंटार्कटिका। ठीक है। अंटार्कटिका में जितना भी एक्सप्लोरेशन होगा सब कॉमन शेयरिंग होगी उसकी, है ना। जो कॉन्टिनेंट था उसे सिर्फ पीसफुल पर्पस के लिए यूज़ किया जाएगा। वहाँ पर किसी भी वेपन की टेस्टिंग नहीं होगी। वहाँ पर फ्री एक्सचेंज होगा साइंटिफिक आइडियाज़ का, इंफॉर्मेशन का। जितने भी नेशन अंटार्कटिका पे आएंगे वो फ्रीली सारे आइडियाज़ को शेयर करेंगे। द लिविंग रिसोर्सेज ऑफ अंटार्कटिका शुड बी प्रिजर्व्ड एंड कंजर्व्ड। जितने भी लिविंग रिसोर्सेज अवेलेबल हैं अंटार्कटिका में उनको हम संभाल कर रखेंगे, कंजर्व करेंगे। इंडिया का एक्सपीडिशन कैसा था अबाउट अंटार्कटिका बच्चा?
सो भाई इंडिया से जो पहला इंडियन एक्सपीडिशन था उसने आईसी कॉन्टिनेंट को टच किया 9 जनवरी 1982 को। वहाँ पर एक अनमैन्ड मतलब ऐसा रिसर्च स्टेशन बनाया जहाँ पर मैन नहीं थे, जिसका नाम था दक्षिण गंगोत्री। ये बेस कैंप की तरह यूज़ किया जाता था। एट्थ एक्सपीडिशन हमने स्टार्ट किया 1988-89 में, जहाँ पर हमने एक मैन्ड रिसर्च स्टेशन बनाया जिसका नाम था मैत्री। और हमारा थर्ड रिसर्च स्टेशन था भारती, जो कि अभी ऑपरेशनल है। दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और तीसरा भारती जो भी ऑपरेशनल है। अगर हम फिजिकल फीचर्स की बात करें बेटा, तो जो स्नो है या जो आइस है वो कॉन्टिनेंट पे ईयर बाय ईयर कलेक्ट होती जा रही है। तो उसने एंटार्क्टिका के 95% लैंड एरिया को तो क्या करके रखा है, कवर करके रखा है। ठीक है, 95% ऑफ लैंड एरिया बरीड अंडर द स्नो एंड द आइस। जो आइस है, द आइस डज नॉट लाई इवनली ओवर द कॉन्टिनेंट। पूरे कॉन्टिनेंट के ऊपर इवनली स्प्रेड नहीं है आइस। इट फिल्स द वैलीज एंड कवर्स द माउंटेन्स। वैलीज को फिल कर लिया और माउंटेन, जैसे यहाँ पर गड्ढा होगा बेटा और यहाँ पर माउंटेन होगा, तो गड्ढे में तो पहले बर्फ भरी होगी, ठीक है, और माउंटेन्स के ऊपर फैल गई होगी। तो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। वैली इसको फिल कर दिया है, माउंटेन्स के ऊपर एक बड़ी लेयर जमा ली है। इंटार्क्टिका में कपल ऑफ माउंटेन रेंजेस हैं, बड़े बड़े प्लेट्यू हैं किसके पास, साउथ पोल के आसपास। फ्यू शैलो बेसिन भी हैं, फ्यू शैलो बेसिन है साउथ पोल के आसपास, बड़े प्लेट्यू हैं, माउंटेन रेंजेस हैं। एक ग्रेट माउंटेन रेंज है वहाँ की जिसका नाम है ट्रांस एंटार्क्टिक माउंटेन। वो कॉन्टिनेंट को डिवाइड करती है ईस्ट एंटार्क्टिका में एंड वेस्ट एंटार्क्टिका में। ग्रेट माउंटेन रेंज है जिसका नाम है ट्रांस एंटार्क्टिक, जो डिवाइड करती है पूरे कॉन्टिनेंट को ईस्ट एंटार्क्टिक और वेस्ट एंटार्क्टिक में। कुछ पीक्स हैं जो 4005 मीटर तक जाती हैं। जो हाईएस्ट पॉइंट है वो हमने पहले ही देख लिया, एल्सवर्थ लैंड के ऊपर लोकेटेड है विंसन मैसिव। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ एंटार्क्टिका विंसन मैसिव, जो कहाँ लोकेटेड है, एल्सवर्थ लैंड पे लोकेटेड है। वॉल्केनोज भी हैं इस कॉन्टिनेंट पे, माउंट एरेबस, माउंट टेरर ऑन रॉस आइलैंड और एक्टिव वॉल्केनो। एक्टिव वॉल्केनो के मैम ने एग्जाम्पल पूछे एंटार्क्टिका के, तो क्या बोलोगे, माउंट एरेबस और माउंट टेरर ऑन रॉस आइलैंड। रॉस आइलैंड के माउंट टेरर, माउंट टेरबस क्या है, एक्टिव वॉल्केनोज है। जो शोर्स हैं उसमें स्टीप स्लोप्स हैं बेटा, जो शोर्स हैं वहाँ पर स्टीप स्लोप्स हैं। और कोस्टल प्लेन्स तो हैं ही नहीं, कोस्टल प्लेन्स आर जनरली एब्सेंट। शोर्स में स्टीप स्लोप है। हम स्टीप स्लोप में दिखाती हूँ कैसे होते हैं बेटा। ये होता है जेंटल स्लोप। ऐसे जो स्लोप होते हैं इन्हें हम कहते हैं स्टीप स्लोप, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, दिखेगा आपको, कहाँ गया, एक मिनट, ये जो स्लोप्स होते हैं इन्हें हम स्टीप स्लोप कहते हैं, ठीक है। जेंटल स्लोप मतलब ऐसे। हम लोग करेंगे क्विक क्विज। तो क्विक क्विज में फर्स्ट क्वेश्चन है, एंटार्क्टिका इज कवर्ड विथ सैंड, आइस और फर्टाइल सॉइल। तो बेटा आइस, ठीक है। दूसरा, द वाटर बॉडी सराउंडिंग एंटार्क्टिका इज कॉल्ड आर्कटिक ओशन। बिल्कुल नहीं, उसे हम एंटार्क्टिक ओशन या सदर्न ओशन बोलते हैं। जो साउथवर्ड एक्सटेंशन है अटलांटिक, पैसिफिक और इंडियन ओशन का, तो ये है फॉल्स, ठीक है। देन द नॉर्वेगियन एक्सप्लोरर हु फर्स्ट रीच्ड द साउथ पोल वाज, कौन थे नॉर्वेगियन एक्सप्लोरर, एमंडसन, रोआल्ड एमंडसन। रोआल्ड पहले आएगा फिर एमंडसन आएगा, रोआल्ड एमंडसन, ठीक है। रोआल्ड एमंडसन है, हाँ, मेरी तरह नहीं लिख देना। द नॉर्वेगियन एक्सप्लोरर हु फर्स्ट रीच्ड द साउथ पोल वाज रोआल्ड एमंडसन। फर्स्ट मैन्ड रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका, इंडिया का पहला मैन्ड स्टेशन है मैत्री। पहला अगर सिर्फ स्टेशन पूछें कि अंटार्कटिका में पहला हमारा रिसर्च स्टेशन बताओ, तो क्या बोलोगे, दक्षिण गंगोत्री। पर बेटा उसमें वो अनमैन्ड था, मैन्ड तो मैत्री था। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अंटार्कटिका विंसन मैसिव। क्या था बेटा, विंसन मैसिव, विंसन मैसिव। अब हम बात करेंगे बेटा क्लाइमेट की।
क्लाइमेट कैसा है? एक्सट्रीमली कोल्ड है, ड्राई है, विंडी कॉन्टिनेंट है, हवा बहुत चलती है, सूखी हवाएं, ड्राई, सूखा भी है, हवाएं जो होती हैं वो सूखी होती हैं, क्योंकि हवाओं में, एयर में मॉइस्चर कब आता है? जब गर्मी होती है ना। अब यहाँ पर गर्मी है ही नहीं, तो हवाएं सूखी हैं, ड्राई प्लेस है, बहुत ज़्यादा ठंडी है। जो कॉन्टिनेंटल एजेस हैं वहाँ पर तो बहुत ही पावरफुल विंड्स होती हैं जो लगभग 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हैं। ये जो स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं इन्हें ही हम ब्लिज़ार्ड्स कहते हैं। ब्लिज़ार्ड्स कॉन्टिनेंटल विंड्स हैं जो 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हैं। जो समर है अंटार्कटिका का वो होता है नवंबर से फरवरी तक। इस टाइम में यहाँ पर सन कभी सेट नहीं होता, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो नॉर्थ पोल है और जो साउथ पोल है यहाँ पर 6 मंथ का डे होता है और 6 मंथ की ही नाइट होती है। जब यहाँ डे होता है तो यहाँ नाइट होती है, यहाँ डे होता है तो यहाँ नाइट होती है। दोनों पोल्स पे, नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे, जैसे हमारे यहाँ 24 आवर में से हमें 12 आवर डे और 12 आवर नाइट मिलती है ना लगभग, वैसा यहाँ नहीं है। यहाँ पूरे 6 मंथ डे, पूरा 6 मंथ नाइट। ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम में सन कभी सेट नहीं होता। जो समर टेम्परेचर है वो भी कम ही रहता है। समर में भी जो टेम्परेचर रहेगा वो फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे ही रहेगा, है ना। जो विंटर होती है वो मई टू अगस्त होती है। विंटर का टाइम है मई टू अगस्त। इस 6 मंथ में, इस टाइम में मई टू अगस्त तक सन नेवर राइजेस, सूर्योदय, सनराइज ही नहीं करता है। एज द विंटर अप्रोचेज द सी अराउंड अंटार्कटिका फ्रीजेस। जैसे विंटर आता है जितनी भी सीज हैं अंटार्कटिका के आसपास सब जम जाती हैं। जो रशियन वॉस्टोक स्टेशन है उसमें हमने लोएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया अब तक का, वो था -88, देखा था ना पर -88 डिग्री सेंटीग्रेड लोएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया अंटार्कटिका का। कहाँ पर? रशियन वॉस्टोक स्टेशन में। यहाँ पर कोई बारिश नहीं होती। नो रेनफॉल अकर इन अंटार्कटिका एज द लैंड सरफेस रिमेन फ्रोजन, क्योंकि जो लैंड सरफेस है वो तो फ्रोजन है, एयर हमेशा ड्राई रहती है। हाउएवर, फिर भी लाइट स्नोफॉल यहाँ पर होती है विंटर्स में, पर कहाँ पर? मेनली कोस्टल एरियाज। लाइट स्नोफॉल होगी वो भी कहाँ पर होगी बेटा? कोस्टल एरियाज में। नेचुरल रिसोर्सेज, वी हैव वेरी लिमिटेड इंफॉर्मेशन अबाउट द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में कितने नेचुरल रिसोर्सेज हैं इसका भी बहुत ही कम ज्ञान हम लोगों को है, क्योंकि हमने वहाँ पर प्रॉपर रिसर्च ही नहीं की है ना। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन और जो एक्सप्लोरेशन है वो प्रूव करते हैं दैट कॉन्टिनेंट हैड वार्म क्लाइमेट एंड अ डेंस फॉरेस्ट कवर, कि एक टाइम में इस कॉन्टिनेंट में वार्म क्लाइमेट रहा होगा और डेंस फॉरेस्ट कवर भी रहा होगा। पर अगर हम आज प्रेजेंट की बात करें तो अंटार्कटिका तो कोल्ड डेजर्ट है। इनफैक्ट द बिगेस्ट कोल्ड डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड इज अंटार्कटिका। ये किसी भी वेजिटेशन को सपोर्ट नहीं करता है अदर देन मॉसेस एंड लिचेस। मॉसेस और लिचेस होते हैं यहाँ पर, इसके अलावा और कोई वेजिटेशन नहीं होता। दीज आर नॉट इनफ टू सपोर्ट एनिमल लाइफ। और क्या ये दोनों चीजें काफी एनिमल लाइफ को सपोर्ट करने के लिए? तो बिल्कुल नहीं। यहाँ पर प्लेंटी ऑफ लाइफ है, देयर इज प्लेंटी ऑफ लाइफ इन वाटर बॉडी, पानी के अंदर बहुत लाइफ है। सराउंडिंग दिस कॉन्टिनेंट, इस कॉन्टिनेंट के आसपास जो सदर्न ओशन या अंटार्कटिक ओशन है उसके आसपास, उसके अंदर आपको बहुत सारे वैरायटी ऑफ एनिमल लाइफ मिलेगी। मराइन एनिमल लाइफ है ना। इट रेंजेस फ्रॉम स्मॉल क्रिल टू व्हेल, क्रिल भी है उस पानी के अंदर और व्हेल्स भी हैं। The first to welcome the ships which come during early summers are penguins. आप अगर अंटार्कटिका पहुंचेंगे तो सबसे पहले पहले आपको क्या दिखेंगे बेटा? penguins. They became the symbol of continent, और इस कॉन्टिनेंट का सिंबल ही बन गई है penguins. Snow petrel, albatross, seal are also found here. मैं चाहूंगी बेटा आप स्नो पेट्रल को तो जरूर देखें। स्नो पेट्रल जैसे हमारा वो वाइट पीजन होता है ना, पीजन भी 2 कलर के होते हैं। जो वाइट वाले जो पीजन होते हैं जिसको हम पीजन बोलते हैं, पीजन कबूतर, वह उसी तरीके की दिखती है। आप लोग एक बार गूगल में फोटो जरूर देखें। एल्बाट्रोस, सील
अभी आप लोगों ने मूवीज़ वगैरह में देखी होंगी, पर फिर एक बार गूगल में सबको सर्च करें, अल्बाट्रॉस को भी सर्च करें, सील को सर्च करें, स्नो पीटरल को सर्च करें, ठीक है? एक बार देखिए इमेजेस तो वो ज़्यादा ध्यान में रहेगा। ड्यू टू एक्सेसिव एंड वेरी डीप आइस कवर, क्योंकि यहाँ पर आइस कवर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ भी है और डीप भी है, इट इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू एक्सप्लोर एंड एक्सप्लॉइट द रिसोर्सेज। बेटा देखो, आइस शेल्फ की जो आइस शीट है उसकी विड्थ भी ज़्यादा है, एरिया भी बड़ा है, तो यहाँ पर एक्सप्लोर करना, रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना अभी आसान या पॉसिबल टास्क नहीं लगता। सो स्टूडेंट, वो नेचुरल रिसोर्सेज जो बिलो द अर्थ सरफेस हैं उन्हें निकाल पाना मुश्किल है। आइस शीट एक्सेसिव भी फैली हुई है, डेप्थ भी बहुत ज़्यादा है। ये बिलीव किया जाता है कि यहाँ पर कोल, आयरन, कॉपर और यूरेनियम होगा। कोल, आयरन, कॉपर, यूरेनियम, ये हमें अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट में, अंटार्कटिका में मिल सकता है। फ्यूचर ऑफ अंटार्कटिका, बेटा 3 फैक्ट मस्ट बी केप्ट इन माइंड व्हाइल वी कंसीडर द फ्यूचर ऑफ अंटार्कटिका। दे आर, हमें 3 फैक्ट को अपने दिमाग में रखना पड़ेगा जब हम अंटार्कटिका के फ्यूचर की बात करते हैं। पहली बात तो ये पूरी दुनिया से थोड़ा सा अलग है। आइस विच कवर द लैंड सरफेस इज मोर देन 4000 मीटर थिक एट मेनी प्लेसेस। कई कई जगहों में तो जो आइस कवर है, मतलब सरफेस के ऊपर जो लैंड एरिया है उसके ऊपर जो आइस कवर है वो 4000 मीटर तक थिक है। कितना? 4000 मीटर तक थिक है। पूरी दुनिया से अलग है। लैंड सरफेस के ऊपर जो आइस शीट या जो आइस कवर बना हुआ है वो कुछ कुछ जगहों में 4000 मीटर से भी ऊंचा है। इतनी ज़्यादा ठंडी है और बहुत बहुत दिन तक हम लोग रहते हैं, सनलाइट आती ही नहीं है, डे लाइट है ही नहीं, इंटेंसिटी हीट की होती ही नहीं है, तो बहुत ही मुश्किल टेरेन है बेटा, सर्वाइवल इतना आसान नहीं है। अगर इन फैक्टर्स को देखें तो ये ह्यूमन सेटलमेंट को डिस्करेज करते हैं कि ह्यूमन सेटलमेंट यहाँ पर नहीं ही हो पाएंगे। ये भी बहुत डिफिकल्ट है कि यहाँ के मिनरल रिसोर्सेज को हम रीजनेबल कॉस्ट पे एक्सप्लॉइट कर पाए, क्योंकि इतनी ठंडी है, टेम्परेचर इतना ज़्यादा कम है। एक्सप्लोरेशन के लिए जो मशीनरी होगी वो पता नहीं कैसे काम करेगी, जो लोग होंगे वो कैसे सर्वाइव करेंगे, बहुत मुश्किल काम है। पर हाँ, अंटार्कटिका में आपको बहुत स्कोप मिलता है साइंटिफिक स्टडीज़ के लिए, अर्थ के वेदर को जानने के लिए। इसीलिए अंटार्कटिका को हम कॉन्टिनेंट ऑफ साइंस भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ साइंटिफिक पर्पसेस के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट दुनिया भर से यहाँ के रहते हैं, इसीलिए हम इसे कॉन्टिनेंट ऑफ साइंस कहते हैं। अंटार्कटिका की अपनी कोई परमानेंट पॉपुलेशन नहीं है। यहाँ पर जो भी पॉपुलेशन है वो बहुत सारे कंट्रीज से बिलोंग करती है। इट बिलोंग्स टू नो नेशन ऑफ द वर्ल्ड। हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नियर फ्यूचर में जो अंटार्कटिका है या जो उसका सराउंडिंग वाटर है वो हमें एम्पल स्कोप देगा बेटा रिसर्च के लिए। जो दुनिया भर के जो साइंटिस्ट हैं उन्हें बहुत कुछ रिसर्च के रूप में करना है, किस पे? अंटार्कटिका पे। अंटार्कटिका और उसका जो सराउंडिंग वाटर है वो एम्पल स्कोप देगा रिसर्च के लिए, किसको? साइंटिस्ट को, पूरी दुनिया के। So student, I'm ending this video here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section.